हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। यू आर मोस्ट वेलकम एट दिस प्लेटफॉर्म। मैं हूं पार्थ, स्वागत करता हूं आपका आज के वोकैबुलरी के सेशन में। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं द हिंदू की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो कि डेली न्यूज़पेपर में निकलती हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे साथ आप हर एक वोकैबुलरी को पढ़ेंगे और हर एक वोकैबुलरी को आप गौर से देखेंगे। यदि कहीं कोई कैसा भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को जरूर रखेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर एक आंसर का जवाब दे सकूं। तो आइए बिना देरी के और बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। जितना भी हो सके आप इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वोकैबुलरी का फायदा हो सके और वोकैबुलरी सभी स्टूडेंट्स आसानी से लर्न कर सकें, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। और क्वेश्चन इट मीन्स वोकैबुलरी, नॉट क्वेश्चन। यह है दोस्तों आज वोकैबुलरी की क्लास 1 और ऐसे ही हम स्टार्ट करते हुए चलेंगे हर एक वोकैबुलरी को बहुत ही आसानी से, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर, आज की वोकैबुलरी आपको आज ही कंप्लीट करनी है, बस ये चीज ध्यान रखें। हम लोग डेली जो वोकैबुलरी करने वाले हैं आप उनको प्लीज नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में और डेली उसको लर्न करेंगे। दिस इज योर टास्क दैट यू हैव टू रिवाइज देम ऑन अ डेली बेसिस, अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट एट नाइट, whenever you wish, whenever you are comfortable. One. Second part, then you have to take your test or next day I'm gonna give you some test so that you can apply on yourself and you can check whether you know or not and how much you are scoring on them. Right? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज यदि हमने 10 और 15 वोकैबुलरी करी तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 और 15 हमें आज कंठस्थ हो जानी चाहिए, सो दैट यदि कल हम 10 और 15 करें तो ऐसा ना हो कि यार आज की हुई नहीं और कल की हमारे पास इकट्ठी हो जाए, राइट। तो कंफर्टेबल होने के लिए और बहुत ही आसानी से चीज़ों को स्मूथ गोइंग ऑन करने के लिए आपको प्रीवियस होमवर्क को करना पड़ेगा, प्रीवियस वर्क को जरूर करना पड़ेगा। तो प्लीज प्रॉमिस करिए खुद से कि जो आप आज का टास्क ले रहे हैं आप उसे आज ही कंप्लीट करेंगे। भले ही कम करिए लेकिन करिए सॉलिड, राइट। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको केवल 15 वोकैबुलरी करवाऊं, नॉट मोर देन दैट। कुछ आपको आती होंगी, कुछ आपके लिए न्यू होंगी और जैसे हम कल कोई वोकैबुलरी करेंगे तो इनमें से भी कुछ रिपीटेड होंगी, तो आपके लिए डेली का टास्क आसान हो जाएगा। बस आसान तभी होगा जब आप डेली उसको निपटाएंगे, डेली करेंगे, ठीक है। चलिए तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हियर इट इज दोस्तों, नंबर 1 क्या कह रहा है? नंबर 1 कह रहा है आपसे एब्रोगेट। सभी लोग जानते हैं एक वर्ब होती है एब्रोगेट और सभी स्टूडेंट्स ने इसको सुना भी होगा बहुत ही आसानी और अच्छे से। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ एब्रोगेट इज रिपील और डू अवे विद अ लॉ और एग्रीमेंट। किसी भी चीज को हटा देना, एब्रोगेट कर देना मतलब उन्मूलन कर देना। जब आप किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो यही कहलाता है एब्रोगेट, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों डू अवे। डू अवे का मतलब कुछ और नहीं होता कि दूर जाके करना, नहीं, क्या करना भाई, यहां पे डू अवे का मतलब है हटा देना, राइट। और रिपील का मतलब है उन्मूलन कर देना, किसी को हटा देना, किसी भी लॉ को या अग्रीमेंट को। कोई कानून है या कोई अग्रीमेंट साइन किया उसको ध्वस्त कर देना, तहस नहस कर देना, इज कॉल्ड एब्रोगेट। सिनोनिम के तौर पे हम कह सकते हैं रेपुडिएट, रिवोक, रिपील, रेसेंट, ओवरटर्न और ओवररूल। ये सभी वोकैबुलरी इसी सेंस में यूज की जाती हैं। एग्जाम्पल दोस्तों हम यूज ले सकते हैं इसका, तो यूजेज क्या ले सकते हैं? द कंपनीज डायरेक्टर्स आर एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड हमेशा अपने संग ग्रामर में ऑफ लेता है, ठीक है, तो हमें ग्रामर भी मिल गई यहां पे। राइटर ने कहा जो कंपनी का जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, आर एक्यूज्ड ऑफ, वो दोषी हैं किस चीज के? एब्रोगेटिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को त्यागने के। मतलब उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई नहीं, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभाई, इसी चीज के वो दोषी हैं। तो द कंपनीज डायरेक्टर्स आर एक्यूज्ड ऑफ एब्रोगेटिंग। ऑफ के बाद यदि कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आती है। देयरफॉर राइटर यूज्ड ओवर देयर एब्रोगेटिंग, ठीक है। आइए सेकंड, स्पेल। स्पेल दोस्तों एक एक्शन वर्ब है। कोई भी वर्ब जो होगी वो हमेशा एक्शन लेगी। सो जस्ट रिमेंबर, व्हेनेवर if you see any kind of action or it seems that there is an action in any kind of word, so you can easily grab that that is a verb. That's we call action verb, main verb, principal verb, right? तो spell
एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है एन एबिलिटी टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस पीपल, एक ऐसी योग्यता जिसमें आप इंसानों को, लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, आप प्रभावित कर लेते हैं उनको। एज दो वन हैड मैजिकल पावर, मानो कि किसी व्यक्ति पे एक मैजिकल पावर हो। आपने देखा होगा वैम्पायर डायरीज, तो वो निगाहों से किसी की निगाहों में यदि अपनी निगाहें डालेगा और देखेगा तो लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तो वो हिप्नोटाइज की जो प्रक्रिया है वही बात की जा रही है। ओवर दैम मतलब क्या हो गया, एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी योग्यता कंट्रोल करने की या प्रभावित करने की लोगों को, जैसा कि मानो कि किसी के पास मैजिकल पावर हो। इसी को कहते हैं स्पेल। तो स्पेल को हम कह सकते हैं हिंदी में जादू टोना, किसी पे जादू कर देना, टोना कर देना। समझते हैं ना आप लोग, बहुत सुना होगा आपने, यही कहलाता है स्पेल। तो सिनोनिम के तौर पे हम कह सकते हैं फैसिनेशन, सम्मोहन, मैग्नेटिज्म, एनिमल मैग्नेटिज्म, कैरिस्मा और अल्योर। ये सारे के सारे वर्ड दोस्तों इसी के लिए आते हैं। यहां पे एनिमल मैग्नेटिज्म कोई अलग वर्ड नहीं है, मतलब जानवरों के द्वारा किया जाने वाला जो जादू है वही कहलाता है स्पेल। तो किसी भी वर्ड को आप ले सकते हैं। अल्योर, वैसे तो अल्योर का मतलब लुभाना होता है। देखिए सिनोनिम जो होते हैं ना, वो हूबहू वर्ड की मीनिंग नहीं होते, ये याद रखिएगा। सिनोनिम का मतलब होता है कि उसके प्लेस पे उसको यूज किया जा सकता है किसी और तरीके से, लेकिन दोनों के मीनिंगों में अंतर है। स्पेल मतलब जादू होता है, लेकिन अल्योर मतलब जादू नहीं होता। अल्योर मतलब लुभाना होता है। तो जब आप किसी को लुभाएंगे तो ये भी तो एक कला है, ये भी तो एक तरह का जादू है। इसीलिए उसी फैमिली के ये वर्ड हैं, लेकिन यूजेज इनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो यही सिनोनिम कहलाते हैं। इसका यूज क्या है दोस्तों? तो हमने यूज देखा, शी कास्ट्स अ स्पेल व्हेन शी वॉक्स इनटू अ रूम। वो जादू करती है। कास्ट का मतलब होता है वैसे फेंकना, लेकिन यहां पे इसका मतलब है करने से। शी कास्ट्स अ स्पेल, वो जादू करती है व्हेन शी वॉक्स इनटू अ रूम, जब वो रूम में प्रवेश करती है, जब वो रूम में जाती है। अ स्पेल इज लेड ऑन द डोर टू प्रिवेंट एंट्री। एक जादू जो है वो किया जाता है या किया गया है डोर पर, दरवाजे पर एंट्री को रोकने के लिए, कोई आए नहीं। आपने देखा होगा कि पुरानी मूवीज में ऐसा होता था, एक गोला खींच दिया करते थे और कहते थे कि जा बेटी, इस गोले के अंदर कोई नहीं आएगा, ये तेरी रक्षा करेगा। तो उसने क्या कर दिया बाबा ने? उसने जादू कर दिया। तो यही जादू कहलाता है स्पेल, राइट? सो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। स्पेल का मतलब क्या हो गया? मैजिक कर देना किसी पे। तो यहां पे एक वर्ड था फैसिनेशन, फैसिनेट कर देना, लुभा लेना किसी को। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। इनकॉन्ग्रुअस जो वर्ड है वो क्या है? वो एक एडजेक्टिव है। और इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है नॉट इन कीपिंग विद द सराउंडिंग और अदर एलिमेंट्स, मतलब किसी के साथ सामंजस्य ना बैठा पाना। इनकॉन्ग्रुअस का हम हिंदी कह सकते हैं बेमेल और असंगत। जब आपकी संगत ही ना बैठे किसी के साथ, जब आपका मन ही ना लगे, आप बहुत ही अजीब सा महसूस करें, इसको इनकॉन्ग्रुअस एक्टिविटी, जो आपको अच्छी ना लगे। तो ये एडजेक्टिव है सबसे पहला, मतलब क्वालिटी है। तो फिर से कहूंगा आपके लिए, नॉट इन कीपिंग विद द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स के संग घुल मिल ना पाना, और या अदर एलिमेंट्स के साथ आउट ऑफ प्लेस, मतलब बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्लेस महसूस करना, अपने आप को अलग महसूस करना। सिनोनिम के तौर पे आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ कीपिंग, इनएप्रोप्रिएट। तो इसके सबसे सटीक सिनोनिम कह सकते हैं अनुचित। जो चीज आपके लिए उचित नहीं है वही कहलाएगी इनकॉन्ग्रुअस, या फिर अनसुटेबल, जो चीज सुटेबल नहीं है, जो आपको ठीक नहीं लगती। एग्जाम्पल यूजेज के तौर पे, दिस सीम्ड बोथ इनकॉन्ग्रुअस एंड इरिटेटिंग। अब ये जो चीज है ना, ये ऐसी प्रतीत हुई कि बड़ी ही बेमेल, असंगत है और इरिटेटिंग है, बहुत ज्यादा इरिटेट करने वाली है, चिढ़ाने वाली है। तो ये कोई भी चीज की बात कर रहा है राइटर, ये ऐसी लगी कि ये इनएप्रोप्रिएट है, इनकॉन्ग्रुअस है, मतलब सुटेबल नहीं है मेरे लिए, और इरिटेटिंग है, और बहुत ज्यादा मुझे इरिटेट करती है, बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा दिलाती है कोई भी चीज। तो इट्स कॉल्ड इनकॉन्ग्रुअस, मतलब बहुत ज्यादा असंगत होना, बहुत ज्यादा बेमेल होना, बेकार सा लगना। क्लियर? आई होप दैट एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस वन। साथ ही साथ रिवाइज करते चलिए गाइज, प्लीज हैव अ स्ट्रॉन्ग रिवीजन। व्हेन आई रिपीट समथिंग, व्हेन आई से समथिंग, सो इट्स योर जॉब दैट यू हैव टू रिपीट दैम विद मी, राइट? Number 4, fruition. Recently, this one was used in editorial. Fruition. When any word takes T-I-O-N, so this is what we call noun. So this is a noun over here. Fruition. And the meaning of this fruition is the realization of fulfillment of a plan or project. मतलब accomplishment हो जाना,
किसी भी चीज का पूरा हो जाना, ऐसी एक फीलिंग होना या फिर पूरा कर देना किसी भी काम को, इज कॉल्ड फ्रूशन। सिनोनिम के तौर पे अचीव कर लेना कुछ, अचीवमेंट, अटेनमेंट, अकम्प्लिशमेंट, रेजोल्यूशन या सक्सेस, ये पॉजिटिव वर्ड है और ये सारे के सारे पॉजिटिव इसके सिनोनिम होंगे। एग्जाम्पल देखें, शी लुक्स थ्रिल्ड दैट हर प्लान हैज कम टू फ्रूशन। वो बहुत ही रोमांचित नजर आई, कब? जब उसे ये मालूम पड़ा या जब उसने देखा दैट कि उसका जो प्लान है वो अब क्या हो गया है, वो अब सक्सेस हो गया है, वो अकम्प्लिश हो गया, वो पूरा हो गया, वो फ्रूशन पे आ गया। इट्स कॉल्ड फ्रूशन, मतलब सक्सेस हो जाना, अकम्प्लिश हो जाना, फुलफिल हो जाना। ठीक। नंबर 5 दोस्तों, फेडरल, FEDERAL, हिस्ट्री का वर्ड है ये और बहुत ज्यादा यूज होता है पॉलिटिकल चीजों में। फेडरल एक एडजेक्टिव होता है क्योंकि फेडरल के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। फेडरल इज एन एडजेक्टिव एंड इट विल श्योरली टेक एनी काइंड ऑफ नाउन, राइट? So the meaning of federal is having or relating to a system of government. This word relates to the government in which several states form. There several state form exist, a unity but remain independent in internal affairs. फेडरल का मतलब होता है दोस्तों एक संगठन काइंड ऑफ, कि हाँ ठीक है एक राज्य पे काफी सरकारों ने मिलकर राज्य किया है, मतलब 2 सरकारों ने मिलकर राज्य किया, लेकिन इंटरनल अफेयर्स में वो बिल्कुल अलग अलग होंगे, उनके अपने अपने जो मामले होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन एक राज्य पे जब राज्य कर रहे हैं तो फेडरलिज्म है, मतलब 2 सरकारें मिलकर राज्य कर रही हैं। तो उसने क्या कहा राइटर ने कहा कि गवर्नमेंट इन विच सेवरल स्टेट्स फॉर्म अ यूनिटी, सेवरल जो स्टेट्स हैं वो फॉर्म करते हैं एक यूनिटी, 2 सरकारें मिलकर एक यूनिटी बनाती हैं कहीं। तो उसने कहा हैविंग और रिलेटिंग टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच सेवरल स्टेट्स फॉर्म अ यूनिटी बट रिमेन इंडिपेंडेंट, लेकिन वो स्वतंत्र रहते हैं अपने इंटरनल अफेयर्स में, इट्स कॉल्ड फेडरल। सिनोनिम के तौर पे कॉन्फेडरेट, फेडरेटेड, कंबाइंड, अलाइड और यूनाइटेड, मतलब संगठन में आ जाना, इट्स कॉल्ड फेडरल। यूसेज के तौर पे दोस्तों हम कह सकते हैं वी पे फेडरल, स्टेट एंड लोकल टैक्सेस। हमने पे किया फेडरल मतलब संगठित, स्टेट और लोकल टैक्सेस को। तो यहां पे फेडरल टैक्सेस क्या हो गए, ऐसे टैक्सेस जो सबको मिला के लिए जाते हैं, तो फेडरल टैक्सेस कहलाते हैं वो। ठीक। नंबर 6, ऑटोनोमी, AUTONOMY। व्हाट डज दैट मीन व्हेन यू से ऑटोनोमी दोस्तों? दिस इज अ नाउन, नंबर 1, and the meaning of autonomy is the possession or right of self government। अधिकार, right? possession को अधिकार कहते हैं, right को भी अधिकार कहते हैं, right? of self government, खुद की सरकार का, मतलब खुद की सरकार कहीं लियाना, is called autonomy। स्वायत्ता, स्वयं की सरकार, स्वयं का अधिकार। सिनोनिम choice, self determination, volition, free will, option, will और accord, ये सब के सब दिखाते हैं खुद की इच्छा को। एग्जाम्पल के तौर पे द टेरिटरी वॉज ग्रांटेड ऑटोनॉमी, टेरिटरी को परमिशन दे दी गई ऑटोनॉमी की, मतलब अब वहां पे जो सरकार है उसी की चलेगी, मतलब जो है उधर उसी की चलेगी, वो पूर्ण रूप से अपनी सरकार घोषित कर लेगा, इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। द टेरिटरी वॉज ग्रांटेड ऑटोनॉमी, टेरिटरी को, उस प्रांत को घोषणा कर दी गई, उसको ग्रांट कर दिया गया ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब जो वहां पे सरकार बनी हुई है वही वहां पे अपना राज्य करेगी पूरी तरह से, इट्स कॉल्ड ऑटोनॉमी। पोजेशन और राइट, खुद की सरकार का, खुद की गवर्नमेंट का। ठीक है। नंबर 7 दोस्तों, प्रोविंस, PROVINCE। प्रोविंस एक नाउन होता है, नंबर 1, और नाउन जो होंगे वो हमेशा स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, याद रखिएगा। जिन चीजों में चहल पहल है वो नाउन नहीं होते, स्टेबिलिटी होती है वही कहलाते हैं नाउन। सो प्रोविंस एक नाउन है एंड द मीनिंग ऑफ प्रोविंस इज अ प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ अ कंट्री और एम्पायर। किसी भी कंट्री का और एम्पायर का एक मुख्य भाग, एक मुख्य पार्ट, एक मुख्य लैंड और जगह प्रोविंस कहलाता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रांत। राइट एवरीबॉडी, प्रांत कहलाता है प्रोविंस। सिनोनिम के तौर पे रीजन हो गया, स्टेट, डिपार्टमेंट, कैंटोन, एरिया, डिस्ट्रिक्ट और सेक्टर, ये सब के सब कहीं ना कहीं प्रोविंस से रिलेट करते हैं। यूसेज के तौर पे शी न्यू लिटिल अबाउट वाइन दैट हैड बीन हर फादर्स प्रोविंस। वो कुछ जानती थी, वो थोड़ा बहुत जानती थी शराब के बारे में, वाइन के बारे में, दैट हैड बीन हर फादर्स प्रोविंस, जो उसके पिता के प्रांत की साइड से था। मतलब वो जो वाइन थी वो कहां थी, जहां उसके पापा रहते थे, जहां उसके पिताजी थे, जहां से, वहां से वो वाइन बनी हुई थी। जैसे आपके पिता यदि फ्रांस से हैं तो फ्रांस में बहुत अच्छी फेमस है बोर्दो, तो बोर्दो जो वाइन है वो वहां के बोर्दो सिटी से आती है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल
द राइटर हैज सेड ओवर हियर प्रोविंस, मतलब बोर्डो प्रोविंस, तो कहीं किसी भी प्लेस को आप प्रोविंस कहते हैं, प्रांत को। नंबर 8, प्रोन, PRONE। प्रोन इज एन एडजेक्टिव, नंबर 1, क्योंकि ये किसी ना किसी नाउन के लिए आएगा। एंड द मीनिंग ऑफ दिस वन इज लाइकली और लाइबल टू सफर फ्रॉम, किसी भी चीज से पीड़ित होना, किसी भी चीज से पीड़ित होना। डू और एक्सपीरियंस, किसी भी चीज का एक्सपीरियंस लेना। समथिंग अनफॉर्चुनेट, जो कि दुर्भाग्यशाली हो, जो कि बेकार हो। प्रोन, तो प्रोन का मतलब होता है सहना। द राइट मीनिंग ऑफ प्रोन इज सहना, किसी भी चीज को इन्फ्लिक्ट कर लेना। सिनोनिम के तौर पे दोस्तों, ससेप्टेबल, वल्नरेबल, लायबल, इंक्लाइंड, गिवन और सब्जेक्ट। मुख्य रूप होना, झुकाव होना किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज में आदि होना किसी भी चीज का, इज कॉल्ड प्रोन। एग्जाम्पल, हिज रिलेटिव्स आर प्रोन टू हार्ट डिजीज, उसके जो रिलेटिव्स हैं वो प्रोन है हार्ट डिजीज के, मतलब वो ग्रसित हैं, वो हार्ट डिजीज की बीमारी उनको है, राइट? वो इसी बीमारी से ग्रसित हैं, इसी बीमारी के आदि नहीं आएगा यहां पे आदि नहीं आएगा कि कोई वो आदि है, जैसे हाँ आ बैल मार मुझे, आ हार्ट डिजीज हो जा मुझे, ऐसा नहीं कह रहा वो कहना चाह रहा है कि उसके जो रिलेटिव्स हैं वो ग्रसित हैं, वो सफर कर रहे हैं हार्ट डिजीज से। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूं कि आप सबको समझ में आएगा दोस्तों। सो देयरफॉर आई एम giving you these vocabulary, I'm telling you these vocabulary, and on a daily basis, if not daily, then in alternative basis, we should continue these all. And just remember, just make a different copy for that, a different notebook where you can write them down, and please have a strong revision. And for interesting revision, you can do one more thing. You can ask these all things from your brother or sister, like, you know, with your colleagues, with whosoever you want, right? So you can just ask, but again, the much and more you can make it fun, the much and more it would be easy for you. So just remember, if you will just try to, like, you know, read like a Hanuman Chalisa, so it would feel you bore, right? Because you're not a kid, guys. So recently, nowadays, what you need, you have to just make it interesting. And how actually you can make it interesting? By asking. If you use English, if you speak English, so that is easy for you to remember. You can use them in your English, right? In your English vocabulary, in your English sentences. But again, if you are not prone of speaking English, if you cannot or don't speak English, then guys, please try to ask your friends this kind of vocabulary. Try to write it down, paste it on the wall or somewhere where you can, like, you know, once you just reach over there, you pass from there so many times or much more times. Once, you know, it goes from your eye, so it's easy for you to remember. So please, my humble request, guys, try to have them or try to revise them more than 3 or 4 times, so it would be easy for you. Or trust me, if you're gonna complete around 500 vocabulary, this kind of 500 vocabulary, so guys, all the vocabularies are repeated then, right? There would be nothing new for you, and it would be easy to have, because if you're gonna do synonym and the vocabulary, so no more vocabulary you have to go through, right? So please do that. Number 9, दोस्तों, integrate. INTEGRATE, and the integrate is a verb. And the meaning of this one is combine or be combined to form a whole. Integrate मतलब होता है मिलके बना होना, जो किसी भी चीज से मिलके बना होता है या कोई काफी चीजें एक बन जाती हैं, इंटीग्रेशन कहलाता है, इंटीग्रेट। सिनोनिम के तौर पे amalgamate, merge, unite, join, fuse, blend और mingle, ये सब इंटीग्रेट कहलाता है, मतलब मिल जाना, इकट्ठा हो जाना। यूज क्या है? The car's design successfully integrates art and technology. कार की जो डिजाइन है वो सफलतापूर्वक इंटीग्रेट्स करती है, बनाती है आर्ट और टेक्नोलॉजी को। मतलब कार की जो डिजाइन है, द कार्स डिजाइन सक्सेसफुली इंटीग्रेट्स, बहुत ही सफलतापूर्वक बनी है आर्ट एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। ठीक है, मतलब दोनों के अमलगामेशन से कार की डिजाइन को बनाया गया है, राइट? कार की बनने में इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नंबर 10 दोस्तों, erstwhile, 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 and the meaning of erstwhile is former, ex or late, मतलब previous जैसे आप कहते हैं, पुराना या पहले का। Erstwhile is an adjective, and if it is an adjective, then it means it will always be used with a noun, right? Because every adjective will take any kind of noun. So erstwhile is an adjective, and the synonym are first, previous, forehand या pioneer, पुराना, महत्वपूर्ण, previous, यही सब कहलाता है पहला। erstwhile usage, I saw my erstwhile rivals, मैंने अपने पुराने प्रतिद्वंदी देखे, मैंने अपने पुराने दुश्मन देखे। तो जब अपने पुराने ओपोनेंट देखे, this is what we call erstwhile. Second,
माई erstwhile फ्रेंड इग्नोर्ड मी, मेरे पुराने दोस्तों ने मुझे इग्नोर कर दिया। व्हेन आई रैन इनटू हर एट द रियूनियन, जब मैं वहां गया उनके पास रियूनियन को लेकर। फिर से देखेंगे, माई erstwhile फ्रेंड इग्नोर्ड मी व्हेन आई रैन इनटू हर एट द रियूनियन। जब रियूनियन हो रहा था, रियूनियन होता है ना, जैसे आप जब स्कूल खत्म कर लेते हैं, कॉलेज खत्म कर लेते हैं, तो एक बार आपको बुलाया जाता है कि चलो ठीक है आ जाओ यार, सब मिल लेंगे एक बार। तो वही राइटर ने कहा मेरे जो पुराने दोस्त हैं उन्होंने इग्नोर कर दिया मुझे जब मैं गया उसके पास रियूनियन के समय। तो भैया उसने मुझे इग्नोर कर दिया। माई erstwhile फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड है मतलब एक दोस्त है, और वो दोस्त कौन है? वो हर है। तो भाई ये तो होना ही था यार, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? सालों हो गए यार, अब तो भूल गई, अब तो छोड़ दे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल erstwhile। आई होप दैट दिस वन इज क्लियर, राइट? नेक्स्ट नंबर 11 है दोस्तों accumulate, एंड द मीनिंग ऑफ accumulate इज गैदर टुगेदर। अभी हम लोगों ने किया था, इकट्ठा करना किसी भी चीज को एक साथ कहलाता है accumulate, एंड दिस वन इज अ वर्ब। ये एक्शन है एक, तो वर्ब कहलाएगी। गैदर टुगेदर अ नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ, बहुत अधिक नंबर में या क्वांटिटी में किसी भी चीज को इकट्ठा कर लेना, यही कहलाता है accumulate। सिनोनिम collect, assemble, amass, stockpile, pile up or heap up. Whoa, these are the amazing vocabularies guys in English dictionary. Usage, investigators have yet to accumulate enough evidence. Investigators जो हैं, जो जांच करता है, अभी भी उनको जरूरत है कि वो पर्याप्त एविडेंस जो है वो इकट्ठा करें, accumulate करें। It's called accumulate, means gather करना। नंबर 12, disenchant। एंचेंट का मतलब होता है जादू टेना, जादू टोना, मतलब माया में फंस जाना, किसी के भ्रम में फंस जाना, इंद्रजाल में फंस जाना। डिस लग गया मतलब स्वतंत्र हो जाना, किसी भी चीज में मत फंसना। तो डिसएंचेंट एक वर्ब होती है, एक्शन है। तो मेक डिसइल्यूजन, आप पे जो जादू हो रखा है उसको हटा देना, क्लियर हो जाना। इट्स कॉल्ड मेक डिसइल्यूजन, टू फ्री फ्रॉम इल्यूजन, किसी माया या भ्रम से फ्री हो जाना। सिनोनिम के तौर पे दोस्तों हम कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट या डिसअपॉइंटेड, लेट डाउन, फेड अप, डिससेटिस्फाइड या डिसकंटेंटेड। असंतुष्ट होना, संतुष्ट ना हो पाना, फेड अप हो जाना, हतोत्साहित हो जाना, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड इसके लिए आ जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? डिसएंचेंट। ठीक है, यूसेज जो है, अच्छा एक गौर करने वाली बात यह है कि एंचेंट का मतलब होता है जादू टोना, चार्म में फंस जाना, किसी के चार्म को देख लेना। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। दिस वन इज नॉट नेगेटिव, दिस वन इज अ पॉजिटिव, क्योंकि डिसएंचेंट जो होता है वो कहलाता है डिमोरलाइज हो जाना, हतोत्साहित हो जाना, किसी भी प्रकार का एंचेंटमेंट ना होना। तो ये याद रखेंगे, चेंट जो है मतलब एंचेंट जो वर्ड है वो एक पॉजिटिव होता है, राइट? अट्रैक्ट करने की कला, ये एक पॉजिटिवनेस है। और डिसएंचेंट आपके अंदर अट्रैक्ट करने की कला है ही नहीं किसी की, तो इसका मतलब ये है कि आप बेकार हैं, आपके अंदर वो वाली आर्ट नहीं है। तो ऐसा इसका मीनिंग है। तो डिसएंचेंट का मतलब इसलिए सारे नेगेटिव जाएंगे, डिसअपॉइंटेड, लेट डाउन, फेड अप, डिससैटिस्फाइड, डिसकंटिन्यूड, ये सारे के सारे। यूसेज के तौर पे, इफ यू थिंक दैट यू कैन पास दिस कोर्स विदाउट डूइंग एनी वर्क, यदि तुम्हें लगता है कि तुम पास कर सकते हो इस कोर्स को बिना किसी काम के और बिना किसी काम को किए हुए, लेट मी बी द फर्स्ट टू डिसएंचेंट यू, तो मुझे क्लियर करने दो पहले कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारे इस भ्रम को तोड़ दूं कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। लेट मी बी द फर्स्ट, तो मुझे पहला, मैं ऐसा शख्स हूं जो डिसएंचेंट यू, जो तुम्हारे इस भ्रम को तोड़ना चाहता है, राइट? डिसएंचेंट का मतलब भ्रम तोड़ देना, जो तुम्हें रियलिटी दिखाना चाहता है। नंबर 13 दोस्तों, पार्टेक। पार्टेक एक वर्ब है विच इज यूज्ड अ लॉट। ज्वाइन इन, किसी भी एक्टिविटी को ज्वाइन कर लेना, टू टेक पार्ट इन और एक्सपीरियंस, किसी भी एक्सपीरियंस को लेना, समथिंग अलॉन्ग विद अदर्स, दूसरों के साथ, यही कहलाता है पार्टेक। सिनोनिम के तौर पे इंगेज इन, एंटर इनटू, ज्वाइन इन, गेट इन्वॉल्व, मतलब किसी भी चीज में इन्वॉल्व होना, एंगेज होना। यूसेज, वी पार्टेक इन ईच अदर्स सॉरो एंड जॉयज, हम एक दूसरे के दुख में और खुशी में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। तो सम्मिलित होना यही कहलाता है पार्टेक। नंबर 14 एवरीवन, एजिटेट, AGITATE, एजिटेट, एंड द मीनिंग ऑफ एजिटेट इज मेक ट्रबल्ड और नर्वस, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाना या गुस्से में आ जाना, यही कहलाता है एजिटेट। ये एक वर्ब होती है, जस्ट रिमेंबर। सिनोनिम के तौर पे हम कह सकते हैं अपसेट हो जाना, परटर्ब, कंफ्यूज हो जाना, फ्लस्टर, रफल, डिस्कंसर्ट या अनर्व, सब नेगेटिव हैं।
अपने आप को परेशानी में डाल देना, दिस इज व्हाट वी कॉल एजिटेट। एग्जाम्पल यूज, इसके दो यूज करें हमने। द स्टॉर्म एजिटेटेड द सी, यहां पे एजिटेट का मतलब पानी को गुस्सा दिलाना नहीं है, मतलब उथल पुथल हो जाना। वो जो तूफान था उसने सी को एजिटेट कर दिया, मतलब उसने बहुत लहरों में बहाव ला दिया, लहरें बहुत तेज तेज चलने लगी, उछाल मार मार के चलने लगी। तो एजिटेट का मतलब एक जगह होता है बहुत ज्यादा एक्साइट कर देना, उत्तेजित कर देना चीजों को। तो यही हो गया द स्टॉर्म एजिटेटेड द सी। यहां पे लिखा है टू गिव मोशन, बहुत तेज गति दे देना, टू मूव विद एन इरेगुलर रैपिड और वायलेंट एक्शन। ठीक है। सेकेंड है माई प्रेजेंस डिड नॉट अपीयर टू एजिटेट और इरिटेट हिम, मेरी जो प्रेजेंस थी उसने उसको गुस्सा नहीं दिलाया, इरिटेट नहीं किया, एज बिफोर, पहले की तरह, एंड ही एक्सेप्टेड माई सर्विसेज क्वाइटली, और उसने मेरी सर्विसेज को बहुत ही चुपचाप क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इस बार मैंने उसको गुस्सा नहीं दिलाया, मैंने उसको इरिटेट नहीं किया, मैंने उसको नाराज नहीं किया। नंबर 15 दोस्तों, कंटेस्टेशन, ये एक नाउन है, TION लग गया। एंड द मीनिंग ऑफ कंटेस्टेशन इज द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूटिंग और आर्ग्यूइंग, एक ऐसा एक्शन या फिर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप डिस्प्यूट करते हैं और आर्ग्यू करते हैं। तो होलसेल आप कह सकते हैं कंटेस्टेशन का मतलब होता है विवाद करना, आर्ग्यू करना, किसी से झगड़ा करना, फाइट करना, बालों को पकड़ के लटक जाना किसी के, इट्स कॉल्ड कंटेस्टेशन। सिनोनिम डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी, डिस्प्यूटेशन, डिबेट, डिसएग्रीमेंट या डिसेंशन, दे ऑल आर नेगेटिव। ठीक है। यूजेज के तौर पे द स्टेटमेंट इज सर्टेनली ओपन, ये जो स्टेटमेंट है वो वास्तव में ओपन है, किसके लिए, कंटेस्टेशन अमंग रीजनेबल पीपल, रीजनेबल पीपल के साथ विवाद करने के लिए, मतलब आर्ग्यू करने के लिए, मतलब डिबेट करने के लिए। तो यहां इसका मतलब डिबेट से भी है। ठीक है। नंबर 16 दोस्तों, ग्रीवेंस, ग्रीवेंस जो वर्ड है ये एक नाउन कहलाता है, ग्रीवेंस। एंड द मीनिंग ऑफ ग्रीवेंस इज अ रियल और इमेजिन्ड कॉज फॉर कंप्लेन, मतलब शिकायत का एक बहुत ही मुख्य पहलू, मतलब बहुत शिकायत करना किसी से, या शिकायत केवल सिंपल कंप्लेन का होना ग्रीवेंस कहलाता है। ठीक है। और एक रियल और इमेजिन्ड कॉज, एक रियल और इमेजिन कॉज फॉर कंप्लेन, राइट, कंप्लेन करने के लिए एक रियल कॉज होना, एक रियल कारण होना, राइट। सिनोनिम के तौर पे ऑफेंस, डिससर्विस, अनफेयरनेस, इविल, आउटरेज, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, ग्रीवेंस। ठीक है। मैंने आपसे फिर कहा ये हुबहू उसकी तरह यूज नहीं होते सारे वर्ड, लेकिन उसके सिनोनिम के तौर पे हम याद रख सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव। सो ग्रीवेंस मतलब शिकायत, ऑफेंस अपराध, डिससर्विस अपराध, अनफेयरनेस अनुचित, इविल बुराई, आउटरेज अत्याचार, तो ये सब के सब कहलाएंगे ग्रीवेंस के तौर पे, शिकायत के तौर पे, गंदे कामों के तौर पे। यूजेज, हर चीफ ग्रीवेंस वाज द सेक्सुअल हैरेसमेंट बाय हर बॉस, उस बंदी का जो सबसे बड़ा दुख था, सबसे बड़ी जो कंप्लेंट थी उसकी, वो था सेक्सुअल हैरेसमेंट उसके बॉस के द्वारा। तो यही हो जाएगा ग्रीवेंस मतलब शिकायत। 17 दोस्तों, अपहोल्ड बहुत यूज होता है, एंड अपहोल्ड का मतलब सपोर्ट करना होता है, टू गिव सपोर्ट, किसी को सहायता देना, किसी की हेल्प करना। एंड अपहोल्ड जो है वो एक नाउन है, अपहोल्ड इज यूज एज अ नाउन। ठीक है। अपहोल्ड मीन्स टू गिव सपोर्ट टू कीप एलिवेटेड, टू लिफ्ट अप, किसी को उठाना, किसी को सपोर्ट करना, इज कॉल्ड अपहोल्ड। सिनोनिम के तौर पे बूस्ट, एलिवेट, हाइटन, पर्क, रेज और अपलिफ्ट। देखिए पर्क एक कॉर्पोरेट वर्ड का वर्ड है, ये कॉर्पोरेट वर्ड का वर्ड है ये पर्क। आपको पर्क मिलता है, इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो आप अपहोल्ड होते हैं, आपको हेल्प मिलती है और आप बहुत बूस्ट हो जाते हैं, यही कहलाता है अपहोल्ड। यूजेज के तौर पे दे हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अपहोल्ड द लॉ, उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉ को सपोर्ट करें, मतलब लॉ के साथ खड़े रहें, यही उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दे हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अपहोल्ड द लॉ, सिंपल एंड दैट्स इट दोस्तों। ये थी आपकी आज की 17 वोकैबुलरी। मैं आशा करता हूं कि आप सबको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। यदि क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उस पर वर्क करूंगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आप सबने सब कुछ क्लियर किया होगा। ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए साथ ही साथ। और हाँ, एक चीज रिवीजन जरूर करें, हर एक चीज का, हर एक वर्ड को रिवाइज करें, और मस्ती से यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझसे पूछें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर यू इज, इन सब पे कोशिश करें एक एक सेंटेंस बनाने की। नहीं बना सकते सब पे तो एटलीस्ट जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द 5 वर्ड्स ऑन विच यू हैव टू मेक सेंटेंस, राइट। 5 ऐसे वर्ड ढूंढ लें जिन पे आपको सेंटेंस बनाने हैं, तो ट्राई टू यूज देम इन योर सेंटेंसेस। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं फिर कल की क्लास में दोस्तों। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ
और नमस्कार।